Hello everyone, this is Sumit Kumar Rana, Physics faculty in Resonance. So today I am going to discuss the chapter Sound of class 9th. एक बार में मैं कंप्लीट चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा और इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है वो बताने वाला हूं और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो न्यूमेरिकल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखो चैप्टर साउंड, तो बेसिकली इस चैप्टर को डिस्कस करने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वेव के बारे में पता होना चाहिए। तो वेव क्या होता है? वेव इज नथिंग बट द डिस्टर्बेंस, प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस और प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। मतलब अगर कोई वेव प्रोपगेट कर रहा है इसका मतलब क्या? वो डिस्टर्बेंस प्रोपगेट कर रहा है, और डिस्टर्बेंस प्रोपगेट कर रहा मतलब पार्टिकल नहीं मूव कर रहा है ना। पार्टिकल अपनी पोजीशन पे है और वो सिर्फ डिस्टर्बेंस को आगे की तरफ दे रहा है पार्टिकल में। क्लियर है ना। तो देखो साउंड वेव, सबसे पहला टॉपिक है साउंड वेव। तो साउंड चैप्टर है तो साउंड वेव सबसे हमें देखना है। तो साउंड क्या? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इफेक्ट आवर सेंसेशन ऑफ हियरिंग थ्रू द ईयर। साउंड क्या है? एक सेंसेशन ऑफ हियरिंग है, ठीक है, जो कि ईयर ड्रम पे क्या होता है? सेंस होता है डिस्टर्बेंस, जिससे हम सुन सकते किसी भी साउंड को। The sensation is produced by the longitudinal wave in an elastic medium। मतलब साउंड कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसमें प्रोपगेट करने के लिए हमें मीडियम की जरूरत होती है। वो मीडियम कैसा होना चाहिए? इलास्टिक मीडियम होना चाहिए। क्लियर है। नाउ वेयर द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल आर इन द डायरेक्शन इन विच द वेव प्रोपगेट। और साउंड वेव की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल होता है। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करता है उसी डायरेक्शन में साउंड वेव भी प्रोपेगेट करता है। मतलब यहाँ पे अगर मैंने स्टार्टिंग में आपको वेव के बारे में बोला था तो दो तरीके के वेव होते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता अपनी पोजीशन पे, और वेव इस तरीके से प्रोपेगेट करता। बट साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसमें पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है और वेव भी इसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा। क्लियर है। दोनों की प्रोपेगेशन सेम डायरेक्शन में है। यही ये दोनों की डायरेक्शन जब सेम होती है तो ऐसे वेव को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है। नाउ दैट प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव। तो साउंड वेव प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? तो देखो इन लैबोरेटरी साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क होता है, उससे प्रोड्यूस किया जाता बाय स्ट्राइकिंग इट वन प्रोंग ऑन अ सॉफ्ट रबर पैड। रबर पैड में उस ट्यूनिंग फॉर्क को हीट किया जाता है, जिससे क्या होता है? साउंड वेव प्रोड्यूस होता है। साउंड कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्लकिंग अ स्ट्रेच स्ट्रिंग और बाय ब्लोइंग फ्लूट, बाय स्ट्राइकिंग तबला एंड मैनी अनदर वेज। देखो स्ट्रिंग, गिटार की स्ट्रिंग को जब आप क्या करते हो? डिस्टर्ब करते हो तो वहां पे भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तबला का मेम्ब्रेन को जब आप हीट करते हो तो भी वहां पे क्या होता है? साउंड वेव प्रोड्यूस होता है। और आप जब बांसुरी बजाते हो, फ्लूट बजाते हो तो एयर को डिस्टर्ब करते हो तो वहां पे भी क्या होता है? साउंड वेव प्रोड्यूस होता है। नाउ नेक्स्ट दैट इज प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड कैसे प्रोपगेट करता है? तो देखो एक ट्यूनिंग फॉर्क लेना। टेक अ ट्यूनिंग फॉर्क विच इज द सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज set into vibration and its prongs A and B are kept vertical। दोनों prong को vertical रखने हैं। The prong moves in and out from their mean position and have the transverse vibratory motion। When the prong are in mean position, the air in the surrounding are normal density। देखो ये नॉर्मल पोजीशन है ट्यूनिंग फॉर्क की। ट्यूनिंग फॉर्क ये कंप्लीट इसकी ये prong जब ये नॉर्मल कंडीशन पे अपनी मीन पोजीशन पे है तो देखो एयर के पार्टिकल्स वो अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, मतलब उसकी डेंसिटी फिक्स है। अब जब ट्यूनिंग फॉर्क को आपने हीट करा, ठीक है ना, जब आपने ट्यूनिंग फॉर्क को हीट करा तो देखो होगा क्या? सेकेंड कंडीशन, ट्यूनिंग फॉर्क को आपने हीट कर दिया। देखो हीट करते ही ये ट्यूनिंग फॉर्क अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, तो एयर के जो पार्टिकल है जो मीन पोजीशन है वो वहीं पे डिस्टर्ब नहीं हुए हैं। जैसे ही आपने ट्यूनिंग फॉर्क को हीट करा, ठीक है ना, तो ट्यूनिंग फॉर्क के जो पोंग है वो बाहर आए। देखो द राइट पोंग मूव्स आउटवर्ड राइट टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ मूव करा। इट पुश द एयर लेयर टू द राइट एंड दिस प्रोड्यूसेस कंप्रेशन। और एयर की लेयर को देखो ये नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पे देखो एयर के लेयर्स जो है एयर पार्टिकल पास आ गए।
क्योंकि इसने क्या करा, पुश कर दिया। और ऐसे रीजन को कंप्रेशन बोला जाता है, कंप्रेशन रीजन। आफ्टर दैट ये अपनी मीन पोजीशन पे वापस आया। तो जब मीन पोजीशन पे वापस आया तो पार्टिकल फिर से मीन पोजीशन पे आ गए अपनी कंडीशन पे, और कंप्रेशन आगे की तरफ ट्रैवल कर गया। क्लियर है? आगे की पार्टिकल को वो क्या कर दिया, डिस्टर्ब किया। तो ये लिखा हुआ, द पोंग रिटर्न इनवर्डली टू द मीन पोजीशन, द कंप्रेशन मूव टू द राइट, द एयर नियर द पोंग अगेन हैज नॉर्मल डेंसिटी। और यहाँ के पास की एयर का अगेन नॉर्मल डेंसिटी हो गई, और ये कंप्रेशन रीजन जहाँ पे डेंसिटी पार्टिकल के बढ़े हुए हैं, ज्यादा है। देन आफ्टर दैट क्या होगा, फिर से पोंग अपनी पोजीशन पे आया और फिर अंदर की तरफ आ गया, है ना। ये जैसे ही अंदर आया तो देखो यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर हो गए। और जब एयर के पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दूर दूर चले जाएं तो ऐसे रीजन को बोला जाता है रेयरफैक्शन। ठीक है, लिखा हुआ, एज द पोंग कंटिन्यूअस मूव टूवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट वैकेंटिंग द स्पेस, खाली किया यहाँ पे स्पेस, तो क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ एयर फॉल इन द रीजन एंड द रेयरफैक्शन इज प्रोड्यूस। और यहाँ की डेंसिटी कम हो गई और पार्टिकल दूर दूर चल गए, ऐसे रीजन को रेयरफैक्शन बोला जाता है। क्लियर है ना। तो अब ये रेयरफैक्शन बन गया। देन आफ्टर दैट क्या होगा, एज द पोंग मूव्स बैक टू राइट एक्सट्रीम, मतलब अब फिर से ये कंटिन्यूअस होगा, कंप्लीट वन वाइब्रेशन। मतलब एक बारी पोंग यहाँ पे था अपनी नॉर्मल कंडीशन पे, राइट एक्सट्रीम गया, फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, फिर इनवर्ड आया, फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन, मतलब जहां से स्टार्ट करा था वहां तक कंप्लीट आ गया। ठीक है, तो इट कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ऑल्सो द मोशन ऑफ द पोंग प्रोड्यूसेस न्यू कंप्रेशन, दिस कंप्लीट इज वन वेव। और फिर से अब वो क्या करेगा, फिर से रेयरफैक्शन प्रोड्यूस करेगा। जब राइट की तरफ जाएगा तो जहां से स्टार्ट करा था वहीं पे आ गया, दैट कंप्लीट वाइब्रेशन इज कॉल्ड वन कंप्लीट वेव। क्लियर है। Now, since one vibration of the pong has generated one wave in the medium, so as many wave will generated as the number of vibration that are tuning fork will make it 1 second। मतलब क्या होगा कि एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा ट्यूनिंग फॉर्क, जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज्यादा कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनता रहेगा। तो दिस नंबर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। अब देखो जितना वाइब्रेट करेगा एक सेकेंड में, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, है ना। अब देखो दिस नंबर इज जनरेटेड ऑन द ट्यूनिंग फॉर्क नियर द बेंड, हेंस वी कंक्लूड दैट वेव फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव बीइंग जनरेटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। आपने ट्यूनिंग फॉर्क को इस तरीके से हीट किया, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कितना कंप्लीट वाइब्रेशन एक सेकेंड में हो रहा, दैट नंबर ऑफ वाइब्रेशन विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ट्यूनिंग फॉर्क, है ना। इसीलिए फ्रीक्वेंसी बोला जाता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट करा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। नाउ इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, आपने देखा होगा घर में इलेक्ट्रिक बेल, है ना। जैसे ही आप क्या करते हो, करंट स्विच को प्रेस करते हो, बेल रिंग करना स्टार्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक बेल, an electric bell is enclosed inside a inverted bell jar by hanging from the rubber cork। ये रबर कॉर्क से इलेक्ट्रिक बेल को लटकाया हुआ है और ये किसी चैम्बर में इनक्लोज्ड है। ठीक है, द जार इज इनक्लोज्ड एट द टॉप एट द बॉटम बाय द अपराइट प्लेट विथ अ होल इन द सेंटर। देखो यहाँ से क्या किया गया, इसे कंप्लीट ब्लॉक किया गया और यहाँ पे सेंटर पे होल है, पासेज है। ठीक है, द पाइप इज थ्रू द होल लीड्स आउट टू द वैक्यूम पंप, और ये वैक्यूम पंप में इस तरीके से कनेक्टेड है। विच ड्रॉ एयर, मतलब वो क्या करता है, वैक्यूम पंप क्या करता है, एयर को सक करता है, इस तरीके से कनेक्शन है। अब देखो होगा क्या, द बेल इज कनेक्टेड टू बैटरी, अब बेल को बैटरी से कनेक्ट करना होगा क्योंकि करंट पास करना होगा। देन द बेल इज स्टार्टेड बाय क्लोजिंग द की। अब देखो जार के अंदर एयर है, जैसे ही की को क्लोज किया जाएगा होगा क्या, इनिशियली व्हेन द जार हैज नॉर्मल एयर इनसाइड इट, साउंड वेव प्रोड्यूस्ड एंड रिंगिंग बेल हियर आउटसाइड द जार। एंड अब जैसे रिंग करोगे बेल को तो अंदर जार में क्या एयर है, तो बाहर हमें बेल का रिंग सुनाई देगा। अब धीरे धीरे वैक्यूम पंप से, जो आपने देख रखा था यहाँ पे वैक्यूम पंप है, इससे यहाँ के एयर को सक करना स्टार्ट किया गया, मतलब पार्टिकल रिमूव्स होने लगे। तो पार्टिकल रिमूव्स होने लगे, जैसे जैसे पार्टिकल्स रिमूव्स होने लगे
तो साउंड वीकर होने लगे, मतलब उसकी इंटेंस जो सुनाई दे रहा था वो कम होने लगा। और कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम नो साउंड हेयर थ्रू द बेल हैमर इज सीइंग इन द वाइब्रेशन। और बाहर से जार से देखा जा रहा था कि हैमर बार बार हिट कर रहा है बेल को, जो गोंग होते हैं, बट सुनाई ही नहीं दे रहा। बेल तो हिट कर रहा बट सुनाई ही नहीं दे रहा, जैसे ही आपने वहां के एयर के पार्टिकल को हटा दिया। ये क्या प्रूफ करता है? ये प्रूफ करता है कि इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम अराउंड द सोर्स साउंड इज नॉट बीइंग प्रोपेगेटेड। मतलब साउंड प्रोड्यूस तो हो रहा होगा बट वो प्रोपेगेट ही नहीं कर रहा होगा, है ना। तो दिस शोज दैट कि आप व्हाटएवर द साउंड इज प्रोड्यूस उसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो देयर इज, ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा, इससे इस बात की प्रूफ हो रही है दैट फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव देयर इज अ नीड ऑफ मटेरियल मीडियम। ठीक है, मटेरियल मीडियम की जरूरत होगी तभी जा करके साउंड प्रोपेगेट करेगा, अदरवाइज वो प्रोपेगेट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, स्टार्टिंग में क्या था? पार्टिकल था, एयर पार्टिकल, हमें सुनाई दे रहा था साउंड। फिर धीरे हमने पार्टिकल को निकाल दिया तो पार्टिकल ही खत्म हो गए, तो साउंड हमें सुनाई ही देना बंद हो गया, मतलब साउंड की प्रोपेगेशन ही होने बंद हो गए। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड क्या होती है? तो देखो, साउंड ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अलग अलग मीडियम, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में साउंड वेव अलग अलग स्पीड से प्रोपेगेट करता है। दिस इज बिकॉज द साउंड ट्रेवल इन मीडियम ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल इन द मीडियम। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा, कितना जल्दी हो रहा, कितना धीरे हो रहा, उस बात पे डिपेंड करेगा कि साउंड कैसे प्रोपेगेट कर रहा। ठीक है, सॉलिड की बात करते हैं। सिंस द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर क्लोज टू ईच अदर सो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल टेक प्लेस इन लेस टाइम, हिंस द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज लार्ज। अब सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, तो जितने पास पास होंगे, सपोज मेरे पास कोई पर्सन खड़ा, मैंने एक हाथ से सामान लिया, दूसरे को दे दिया, दूसरे से लिया, तीसरे को दे दिया, तो ट्रांसफर जो हो रहा है, डिस्टर्बेंस का ट्रांसफर हो रहा है, ये सामान, ऑब्जेक्ट, ये तेज होगा, इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा होता है। लिक्विड में सेम, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज लेस देन द सॉलिड सिंस द पार्टिकल आर अवे फ्रॉम ईच अदर एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड में सॉलिड से पार्टिकल दूर दूर में होते हैं उसके कंपैरिजन, मतलब अब पार्टिकल डिस्टर्ब तो होगा बट दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए उसे उस तक जाना होगा, टाइम लगेगा, इसीलिए क्या होगा, उसकी स्पीड सॉलिड से कम हो जाएगी। गैस की बात करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड, गैस में और भी पार्टिकल दूर दूर है, मतलब ट्रांसफर, अपनी एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर करने के लिए और टाइम लगेगा, दैट्स वाई गैस में और भी कम हो जाती है स्पीड ऑफ साउंड। मीन्स इन सॉलिड द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, देन लिक्विड, देन गैस। सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर गैस में होगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट दैट इज पिच। कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, पिच क्या होता है? सबसे पहला पिच, तो पिच इज द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इमिटेड साउंड। फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ सोर्स, हायर विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड हायर इज द पिच। सिंस लो पिच साउंड correspond to low frequency, means पिच का बेसिक मतलब है फ्रीक्वेंसी, कितना जल्दी जल्दी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। अगर पार्टिकल तेजी तेजी से वाइब्रेट कर रहा, जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और जब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब दैट इज कॉल्ड हाई पिच। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो दैट विल कॉल लो पिच। क्लियर है ना? अब हाई पिच साउंड को क्या बोला जाता है? श्रिल साउंड बोला जाता है, श्रिल। और लो पिच साउंड को बोला जाता है होर्स साउंड। तो हाई पिच साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? दैट इज हमिंग ऑफ बी, बी मधुमक्खी जो गुनगुनाती है ना वो, और गिटार की जो साउंड होती है वो हाई पिच होती है। और लो होर्स साउंड कौन होता है? दैट इज शेर का दहाड़ना। क्लियर है ना? कार हॉर्न, ये सब क्या है? लो पिच है साउंड के। क्लियर है? और देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब देखो यहाँ पे एक वेव कंप्लीट हो रहा है इतने टाइम में, और इतने ही टाइम में देखो दो वेव कंप्लीट हो जा रहा है। क्लियर है? एक और दो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ, पार्टिकल ज्यादा जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहा है, तो दिस इज हाई पिच एंड दिस इज लो पिच। क्लियर है ना? नेक्स्ट वन इज दैट वी कॉल loudness or softness. Loudness or softness of sound wave is the sensation that depend upon its amplitude.
when we strike the tabla top with more force, the vibration produce loud sound wave which have more amplitude. When that is struck with small force, vibrating tabla top produces soft sound wave which have less amplitude. मतलब बेसिकली लॉडनेस और सॉफ्टनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे. जैसे अगर मैं बोल रहा हूं, मैं धीरे धीरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करूं तो लो पिच होगा. अगर मैंने तेजी से बोला मतलब पार्टिकल को और जोर से डिस्प्लेस किया तो वहां पे डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल क्या होगा, उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी. मतलब ये पार्टिकल देखो यहां से यहीं तक गया और ये ऊपर हाइट ज्यादा गया एम्पलीट्यूड, तो ये क्या होगा, लॉड होगा और ये होगा सॉफ्ट. क्लियर है ना. तो ये लॉड और सॉफ्ट हो गया, है ना. देन आफ्टर दैट लॉड साउंड वेव कैरीज मोर एनर्जी एंड कैन बी हियर लार्जर डिस्टेंस. अब लॉड साउंड का मतलब डिस्टर्बेंस ज्यादा हो गए तो ज्यादा दूर तक जाएंगे और ज्यादा दूर तक एनर्जी क्या करेगा, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता हुआ जाएगा. नेक्स्ट वन इज दैट इज टिम्बर और क्वालिटी. तो क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी और टिम्बर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड which enable us to distinguish between the sound of same loudness and pitch. सेम लॉड की साउंड है, सेम पिच की साउंड है, तो उसमें डिफरेंस को बताने के लिए यूज किए जाते हैं क्वालिटी. क्वालिटी क्या है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द फ्रेंड फ्रॉम हिज वॉइस विदाउट सीइंग द हिम. The quality of two sound of same loudness and pitch produced by two different sources are distinguished because of different waveform produced by them. देखो दो पर्सन है जिसकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे उनकी क्वालिटी से कि उस किस तरीके का वेवफॉर्म बना रहा है. तो जिस तरीके का वेवफॉर्म बनाएगा, अगर मान लो किसी की आवाज़ आप सुनते हो और रिकॉग्नाइज करते हो कि नहीं ये मेरा फ्रेंड का आवाज़ है, ये मेरे फ्रेंड का ये आवाज़ है, तो वो किसके वजह से पॉसिबल हो पाता, क्वालिटी के वजह से पॉसिबल हो पाता. ये क्या करता, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेवफॉर्म बनाता. जैसे होती ना मिमिक्री आर्टिस्ट जो मिमिक करते किसी की, तो वही करते वेवफॉर्म बनाते उनकी. क्लियर है ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या करता है, साउंड वेव क्वालिटी. तो फिगर में भी आप देख सकते हो दैट ये अलग वेव फॉर्म बना, ये अलग वेव फॉर्म बना, मतलब इसकी क्वालिटी अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है, दोनों का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम है. बट क्या हो रहा है, आप क्वालिटी ऑफ वेव फॉर्म से क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किसकी आवाज है, ये किसकी आवाज है. क्लियर है ना. नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटेंसिटी. इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द साउंड एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. ठीक है. तो देखो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहा है वहां पे अगर आपने कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रखा है तो वहां पे एनर्जी कितना आपने देखा, मींस एनर्जी कितनी आई पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. क्लियर है ना. इंटेंसिटी ऑफ साउंड is an objective physical quantity, it does not depend upon the response of our ear. ये response of ear पे depend नहीं करता, that's why it is objective physical quantity. और इसकी यूनिट होती है देखो साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मीन्स इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम. तो इसका यूनिट क्या होता है, एनर्जी का जूल पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर. ये हो गया जूल पर सेकेंड लिखते हैं ना, जूल पर सेकेंड एनर्जी, सॉरी एनर्जी को जूल लिखते हैं ना, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और एरिया का मीटर स्क्वायर इनटू टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. और जूल पर सेकेंड को क्या लिख सकते हो आप, वॉट लिख सकते हो, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसीलिए वॉट पर मीटर स्क्वायर आया और जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर आया. क्लियर है ना. वर्क की यूनिट होती है जूल और वही यूनिट होती है एनर्जी की, जूल. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन क्या है, अ साउंड वेव है फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ज, मतलब कोई साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1000 हर्ज है. एंड वेवलेंथ ऑफ 33 सेंटीमीटर, वेवलेंथ कितना है 33 सेंटीमीटर. हाउ लॉन्ग इट टेक
टू मूव थ्रू 1 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस 1 किलोमीटर है तो वो कितना टाइम लगाएगा उसको ट्रैवल करने के लिए। फाइंड आउट, ट्राई करो खुद से, देन आफ्टर दैट आई विल सॉल्व यू और आई विल सॉल्व एंड गिव यू द आंसर। अब उसको फिर मैच करोगे। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए एंड दैट रिलेशन इज वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो फ्रीक्वेंसी हर्ज में दे रखा है, वेवलेंथ सेंटीमीटर में, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर दो आप। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, वेवलेंथ। वेवलेंथ कितना है 33 इंटू 10 टू द पावर -2। फ्रीक्वेंसी कितना है 10 टू द पावर 3। 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3। तो देखो ये और ये 1 बच जाएगा कैंसिल होके, मीन्स 33 इंटू 10 टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गया। आपको मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 1 किलोमीटर दे रखा है, 1 किलोमीटर इसे मैं लिख सकता हूँ 1000 मीटर, लिख दिया, डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड कितना आया 330, तो 10 कैंसिल, दैट इज 100 अपॉन 33। इसको सॉल्व करोगे तो 3.03 सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। मतलब इस वेव को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3.03 सेकेंड। क्लियर है? तो ये है क्वेश्चन और ये है सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ सरफेस। किसी सरफेस से टकराया और वापिस साउंड वेव आ गया, इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है ना? तो देखो क्या है, व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक अ सरफेस दे रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब साउंड वेव गया टकरा के वापिस आ गया, इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोला जाता। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज सिमिलर टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। द ओनली डिफरेंस इज दैट साउंड वेव बीइंग लार्जर द लेंथ रिक्वायर्ड बिगर द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो साउंड वेव जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन होता ना, कि लाइट को मैंने किसी पॉली सरफेस पे रिफ्लेक्ट कराया, टकराया लाइट तो वापिस आ गया, उसी तरीके से साउंड वेव होता। बट साउंड वेव के लिए रिफ्लेक्शन के लिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो थोड़ा बड़ा चाहिए होता है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा चाहिए होते। क्लियर है? अब ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है किस तरीके से होगा, कैसा होगा, उसके लिए लॉ है एंड दैट वी कॉल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मेरे पास इस तरीके से एक वॉल है तो साउंड वेव कुछ इस तरीके से आएगा और टकरा के ऐसा जाएगा। क्लियर है? और जहां पे टकराएगा उस पॉइंट पे वॉल से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल होगा। तो देखो ये इंसिडेंट वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव और ये नॉर्मल, तीनों स्क्रीन के ऊपर लाई कर रहा है, एक प्लेन पे लाई कर रहा है, तो दिस इज दैट। और दूसरा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब कि नॉर्मल से जो इंसिडेंट वेव जितना एंगल बनाएगा, टकराने के बाद नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड वेव भी उतना ही एंगल बनाएगा, उतना ही एंगल से वापस जाएगा। क्लियर है? ये दो लॉ है। नाउ आफ्टर दैट वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो करना क्या है, टेक अ स्मूथ पॉलिश लार्ज वुडन बोर्ड एंड माउंट इट वर्टिकली ऑन द टेबल, और टेबल के ऊपर वुडन बोर्ड को रख दो, माउंट कर दो। एट राइट एंगल टू द बोर्ड फिक्स अ वुडन स्क्रीन, और इसके राइट स्क्रीन पे एक स्क्रीन फिक्स कर दो इस तरीके का। नाउ ऑन ईच साइड ऑफ स्क्रीन प्लेस अ लॉन्ग नैरो हाईली पॉलिश ट्यूब, प्लेस अ क्लॉक एट एंड ऑफ द ट्यूब, और ये ट्यूब इस तरीके से रख लो, जैसे पानी की पाइप होती है ना उस तरीके का पॉलिश ट्यूब रख लो और एक क्लॉक यहाँ पे रख दो। क्लियर है ना? मूव द ट्यूब बी स्लाइटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करो टिल द डिस्टिंक्ट टिक ऑफ द क्लॉक इज हेard। टिक 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 जो आवाज सुनाई देती है ना, जब तक शार्प ना सुनाई दे, और जब शार्प सुनाई देगा तो यू विल सी
ये जो एंगल ट्यूब से नॉर्मल बना रहा है वही एंगल ये ट्यूब नॉर्मल से ट्यूब तक का बनेगा, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज कर रहा है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल टू है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये ट्यूब और ये नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज इसकी एप्लीकेशन, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, उस बाउंड्री से टकराना और फिर वापस आ जाना। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है मेगाफोन और स्पीकिंग ट्यूब में। मेगाफोन, when we have to call someone at the far off distance, we cup our hand and call the person with maximum sound we can produce. The hand prevents the sound energy from spreading in all direction. In the same way, people use horn-shaped metal tube commonly called the megaphone. देखो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आप कोई पर्सन को आवाज़ देते हो जो बहुत ही दूर है, आप हाथ इस तरीके से रखते हो, आवाज़ देते हो, होता क्या है, साउंड वेव आगे की तरफ भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, लेकिन इधर वाला साउंड वेव वेस्ट हो रहा। तो आपने जैसे ही हाथ रखा तो रिफ्लेक्शन होकर के साउंड वेव आगे की तरफ जाएगा और वो हायर एनर्जी आगे की तरफ प्रोपेगेट करेगा। तो रिफ्लेक्शन की यही एप्लीकेशन है, इधर से टकरा है फिर वापस सेम मीडियम में आ गया। क्लियर है। The loudspeaker have the horn-shaped opening in all these devices. This sound energy is prevent from spreading or successive reflection from the horn-shaped tube. हॉर्न की भी शेप इसी तरीके की होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से होता क्या, साउंड वेव आएगा, जो स्ट्रेट जाने वाला तो वो जाएगा, बट जो बाहर जा रहा था वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेगा और फाइनली वो भी क्या करेगा, आगे की तरफ प्रोपेगेट करेगा। मतलब आगे की तरफ वेव डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हमें लाउड साउंड सुनाई देगा, ठीक है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन स्टेथोस्कोप में होता। अब स्टेथोस्कोप क्या होता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर लिसनिंग साउंड प्रोड्यूस विद इन द बॉडी। डॉक्टर यूज़ करते हैं जो हमारे बॉडी में साउंड प्रोड्यूस होता है उसके लिए। तो देखो स्पेशली इन हार्ट एंड लंग्स, है ना। इन stethoscope, the sound produced within the body of the patient is picked up by the sensitive diaphragm and then reaches the doctor ear by multiple reflection. जैसे साउंड प्रोड्यूस हुआ इस तरीके से मल्टीपल बार बार रिफ्लेक्शन होता हुआ कान के पास आएगा और वो क्या करेगा, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो वो सुनाई देता है। क्लियर है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के यूजेस हो रहे, डायरेक्शन हर बारी चेंज हो रहा है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज साउंड बोर्ड। आपने जो ऑडिटोरियम वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे साउंड बोर्ड का यूज़ किया जाता। साउंड वेव ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हमने देखा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता ऑन द प्लेन एज वेल एज ऑन कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा। इन ऑर्डर टू spread sound wave evenly in big hall or auditorium, the speaker is fixed at the principal focus. अभी मैंने बोला कि बड़े बड़े ऑडिटोरियम में स्पीकर जो लगे होते हैं वहाँ उसके पीछे साउंड बोर्ड लगा होता है इस तरीके का। अब जो साउंड एनर्जी आगे की तरफ जा रहे हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो पीछे की तरफ आएगा वो वेस्ट होगा। तो उसे क्या किया जाता, फोकस के ऊपर रखा जाता और फोकस से निकलने वाले साउंड वेव आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करता, आगे की तरफ प्रोपेगेट करता। मतलब आगे की तरफ इंटेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। दिस वेव स्ट्राइकिंग द साउंड बोर्ड गेट रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग पैरेलली चले जाते। मतलब पीछे जो वेव जा रहा था अब इफेक्टिवली उसकी आगे की तरफ एनर्जी का प्रोपेगेशन होना स्टार्ट हुआ और वो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई। क्लियर है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ आफ्टर दैट एक और एप्लीकेशन है रिफ्लेक्शन का, दैट वी कॉल्ड इको। तो इको इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन क्या, एन इको इज डिफाइंड एज द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन। रिपीटेशन, किसी साउंड की रिपीटेशन को क्या बोला जाएगा, इको। अब देखो देयर आर नंबर ऑफ टूरिस्ट प्लेस वेयर इको पॉइंट्स आर मार्क्ड। बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस पे इको बनाए जाते हैं, जैसे चिल्लाते हैं ना, आवाज देते हैं फिर उसकी आवाज सुनाई देती है। क्लियर है ना। तो वो क्या है, इको है। इफ यू स्पीक समथिंग फ्रॉम देयर loudly, you will heard back your sound after some time. This is called echo. At some places, you might listen a number of echo one after another. This is called multiple echo.
एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक साउंड जो आप सुन रहे हो, दैट वी कॉल्ड मल्टीपल इको. It is not that you will heard echo one after you will not echo at any place. There are certain condition, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह आपको इको सुनाई देगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है. और वो कंडीशन क्या है? Before discussing this condition, we have first talk about the term persistent of sound. ठीक है ना, सबसे पहले persistent of sound के बारे में जानते हैं. The impact of any sound heard by us do not vanish immediately. This is due to the person cannot hear two sound if the time delay between less than minimum required. It found that scientists, if time delay between the sound is less than 1.0 second, they heard single sound. Thus, to hear two sound, there should be the time delay must be at least 1/10 second. This form basic and important condition needed to hear echo. तो ये स्टेटमेंट का ये मतलब है कि ऐसा नहीं कि कहीं पे आपने बोला आपको इको सुनाई देना स्टार्ट होगा. इको को सुनने के लिए सबसे पहला तो होना चाहिए कि परसिस्टेंट. परसिस्टेंट का मतलब जो मैंने बोला वो डिस्टर्बेंस वैनिश हो जाना चाहिए. क्लियर है? और टकरा के आया वो जो सुनाई देगा, इनके बीच में कम से कम 1/10 सेकेंड मीन्स 0.1 सेकेंड का टाइम डिफरेंस होना चाहिए, टाइम डिले होना चाहिए, तभी सुनाई देगा इको, अदरवाइज नहीं देगा इको सुनाई. क्लियर है ना? तो देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड साउंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी शुड बी 17 मीटर. तो देखो एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करूं तो ये ऑब्स्टेकल, ये सोर्स ऑफ साउंड. नॉर्मल रूम टेम्परेचर में स्पीड कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकेंड. यहां से यहां तक का डिस्टेंस को मैंने डी माना. अब मैंने बोला साउंड वेव डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर वापस डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब टोटल डिस्टेंस 2d ट्रेवल किया और मेरे को सुनाई दिया. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. और मैंने अभी बोला, क्या बोला कि स्पीड कितनी होती है? 340. टाइम कितना होगा? दैट इज 0.1 सेकेंड. और d इज इक्वल टू 2 नीचे चला गया तो ये कैंसिल होके 170 इंटू, तो d इज इक्वल टू 170 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 17 मीटर. मतलब हमें अगर इको सुनना है तो सोर्स और साउंड के बीच में मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए. सेकेंड, द वेवलेंथ ऑफ द साउंड शुड बी लेस देन द हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बॉडी. मतलब साउंड की वेवलेंथ कम होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग बॉडी बड़ा होना चाहिए, तभी जाके हमें साउंड सुनाई देगा. और इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट सो दैट इट कैन बी हियर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन. मतलब जो अगर मैं धीरे बोलूं, इंटेंसिटी ही कम है तो रिफ्लेक्ट होके आएगी क्या एनर्जी? नहीं आएगी. ठीक है, तो दीज आर द 3 कंडीशन. नाउ देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड रिवर्वेशन. रिवर्वेशन क्या होता है कि आप कहीं पे बोलते हो तो देखते हो आपकी आवाज वैनिश नहीं होती, बार बार वो चीज सुनाई देते रहता है. तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए हमें कुछ कंडीशन होते, कुछ यूज करने होते. दैट इज अंडर द रिवर्वेशन. व्हेन अ साउंड वेव इज प्रोड्यूस्ड इन बिग हॉल, इट वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वॉल एंड ट्रेवल बैक एंड फोर्थ. मतलब बार बार टकराएगा. जब आप साउंड प्रोड्यूस करें बड़े हॉल में, बार बार जाएगा, टकराएगा, ये कंटिन्यूअस बैक एंड फोर्थ होते रहेगा, है ना, जाएगा टकराएगा, जाएगा टकराएगा. ड्यू टू दिस साउंड डज नॉट वैनिश एट वंस बट इट फेड अवे ग्रेजुअली. दैट इज द साउंड परसिस्ट इवन आफ्टर द प्रोडक्शन हैज बीन स्टॉप्ड. मतलब क्या है कि तुरंत खत्म नहीं हो गया, साउंड वैनिश नहीं हो गया. आपने बोला, आपकी साउंड बार बार कोलिजन होके नंबर ऑफ टाइम क्या हो रही है, वो कंटिन्यू चलता जा रहा है. क्लियर है ना? A sound, a smaller amount of reverberation is desirable in large hall or cinema as it make the sound pleasant and more effective. थोड़ा सा reverberation जरूरी है. However, too much reverberation is undesirable as it make the sound confusing. To reduce the reverberation, the roof and the wall of the hall covered with the sound absorbing material like rough plaster and thick curtain. One may define the reverberation as the persistence of sound due to the repeated reflection and it is gradually fading away. तो इस रिवर्वेशन को बचाने के लिए, ठीक है ना, रिवर्वेशन का मतलब क्या है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन. तो इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको रोकने के लिए
बड़े बड़े हॉल में, बड़े बड़े रूम में जहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह भी होते हैं, वहाँ पे क्या किए जाते हैं, साउंड प्रूफ मीन्स बोलने का मतलब क्या, कर्टेन, मोटे मोटे पर्दे लगाए जाते हैं, सो दैट कि बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना हो। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो देखो प्रिंसिपल क्या है, सोनार इज एन apparatus which is used to find the depth of sea or the locate the underwater things like shoal of fish, enemy submarine etc. मतलब सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इससे क्या होता है ना कि सी कितने गहरे हैं उसके बेड को पता लगाने के लिए, सबमरीन जब अंडर वाटर चलती प्रोपेगेट करती है तो सामने एनिमीज है या नहीं है उसको पता लगाने के लिए। तो सोनार वर्क बाय सेंडिंग शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रॉम अ शिप डाउन इनटू द सी वाटर एंड पिकिंग अप द इको प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रॉम द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट लाइक बॉटम ऑफ द सी, सोल ऑफ द फिश एंड सबमरीन। ये कैसे काम करता है, देयर इज अ सेंडर, देयर इज अ रिसीवर। सेंडर क्या करता है, सिग्नल को सेंड करता है, और वो कौन सा सिग्नल होता है, अल्ट्रासोनिक। और टकराने के बाद वापिस आया मतलब रिफ्लेक्शन हुआ, तो गया वापिस आया, तो जो रिफ्लेक्शन हुआ रिसीवर कितने टाइम में उसे रिसीव करा, इस प्रिंसिपल पे क्या होता है, सामने वाला एनिमीज को बारे में पता लगाया जाता, सामने जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसके बारे में पता लगाया जाता, सी का डेप्थ बेड कहाँ पे है ये पता लगाया जाता है। क्लियर है? तो देखो इसमें होता क्या है, ये सारे जो स्टेटमेंट लिखे हुए, ट्रांसमीटर है ना विच इमिट अल्ट्रासोनिक वेव, रिसीवर जो डिटेक्ट करता रिसीव करता अल्ट्रासोनिक वेव, एक सोनार डिवाइस है दैट इज अटैच्ड टू द अंडर साइड ऑफ शिप and want to measure the depth of the sea. To do this, the transmitter of sonar is made to emit the pulse of ultrasonic sound with a very high frequency of 50,000 Hz. This pulse of ultrasonic sound travel down in the sea water toward the bottom of the sea. When the ultrasonic sound pulse strike the bottom of the sea, it reflects back to the ship in the form of echo. This echo produces an electrical signal in the receiver part of the sonar device. This device measure the time taken by the ultrasonic sound pulse to travel from ship to the bottom of the sea and back to the ship. Half of this time give the time taken by the ultrasonic wave travel the ship on the bottom. देखो बेसिकली बोलना है ये है उस स्टेटमेंट का कि जो साउंड वेव है वो यहाँ से ट्रांसमीटर से निकलता है और बेड में टकराया, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को मैंने डी एज्यूम किया तो साउंड वेव इस तरीके से कुछ चला डी डिस्टेंस और टकरा के फिर वापस डी डिस्टेंस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला 2d, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो चला और स्पीड कितना हुआ, टाइम कितना हुआ, टाइम कौन मेजर करता है, रिसीवर के पास होता है कि कितने देर में रिसीव हुआ, ठीक है ना। तो देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी वाटर अभी मैंने लिखा था 2d इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाई 2, तो यही एक्सप्रेशन आया। क्लियर है ना। तो d इज इक्वल टू डेप्थ कोई मेजर करने बोलेगा तो वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाई 2। अब रीजन क्या होते कि अल्ट्रासोनिक वेव को यूज किया जाता है इन सोनार। तो देखो अल्ट्रासोनिक वेव हैव हाई फ्रीक्वेंसी ड्यू टू विच इट कैन पेनिट्रेट डीप इन द सी वाटर विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड, मतलब इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है कि वो एब्जॉर्ब हुए बिना ही वो वापस जाता, टकराता और वापस आता है। क्लियर है। सेकेंड, अल्ट्रासोनिक वेव कैन नॉट कन्फ्यूज विद द नॉइस, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव और साउंड वेव दोनों में डिफरेंस है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, उसे डिटेक्ट करना इजी होता है। सच अ वॉइस ऑफ इंजन और शिप इट कैन बिकॉज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव प्रिसीव्ड बाय ह्यूमन ईयर, ठीक है ना। अब देखो इंजन की भी आवाज होगी, अल्ट्रासोनिक वेव भी होगा, तो इंजन की आवाज हमें सुनाई देगा बट अल्ट्रासोनिक वेव हमारे कान को नहीं पता लगता है। क्लियर है। अब देखो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन दैट ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक वेव। हमने अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी क्या करा है, साउंड वेव को डिफाइन करा है 3 डिफरेंट कैटेगरी में। द फर्स्ट वन इज ऑडिबल वेव। ह्यूमन ईयर इज द सेंसिटिव ऑफ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। हमारी कान
जिसकी रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक को सुन पाएगा। एंड दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज एंड दिस वेव हैज नोन एज ऑडिबल वेव। क्लियर है? अब वेव प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है ना, सितार से जो प्रोड्यूस होता है, गिटार से जो प्रोड्यूस होता है, फ्लूट से प्रोड्यूस होता है, शहनाई से प्रोड्यूस होता है, वो हमें सुनाई देता है, दैट इज ऑडिबल, अंडर द ऑडिबल रेंज, है ना। देन आफ्टर दैट इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव क्या होता है? अ लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव दोज फ्रीक्वेंसीज बिलो द 20 हर्ट्ज, मतलब हमने जितना सुनना स्टार्ट करा था उससे नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इंफ्रासोनिक वेव। और वो किससे प्रोड्यूस होता है? जो इंस्ट्रूमेंट बड़ा होता है, लाइक अर्थक्वेक में जो वेव प्रोड्यूस होता है दैट इज इंफ्रासोनिक वेव। अब अल्ट्रासोनिक वेव की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज अबव द अपर लिमिट ऑफ ऑडिबल रेंज, मीन्स ऑडिबल रेंज कहाँ तक सुन पाते? 20 किलो हर्ट्ज तक। उसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी वाली वेव होगी दैट विल बी द अल्ट्रासोनिक वेव। क्लियर है? और इट इज जनरेटेड बाय स्मॉल सोर्स, छोटे सोर्स से जनरेट होते हैं, क्वार्क क्रिस्टल से। क्लियर है? अब इसको वेल्डिंग मेटल या मेडिकल पर्पसेस या ड्रिलिंग होल और मेकिंग द कट ऑफ द डिजायर शेप उसके लिए यूज किए जाते हैं, है ना। नाउ अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट इन मेटल। मेटल में किसी मेटल में डिफेक्ट है तो उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो मेटेलिक कंपाउंड आर यूज्ड इन building, bridges, machine, scientific equipment and so on. If there are some crack or hole inside the metal used, the strength of structure or component is reduced and it is fail. मतलब अगर मान लो कोई मेटल है, मेटल के अंदर क्रैक्स वगैरह फॉर्म हो रहे हैं तो वो क्या होगा? वो बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी। ठीक है ना। अब किया जाता है क्या? Such defects are not visible from outside. Ultrasonic wave can used to detect such defect. अब होगा क्या? जैसे ही आपने पास किया अल्ट्रासोनिक वेव, कोई डिटेक्शन, कोई क्रैक्स होंगे, वहां से क्या होगा? वापिस आ जाएगा। मतलब मेरे को पता लग जाएगा क्या कि क्रैक हैं या कुछ अंदर होल्स वगैरह हैं। तो इससे हम पता लगा सकते किसी भी मेटल के अंदर की डिफेक्ट्स को, क्रैक्स को। नाउ इमल्सन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। When a strong beam of ultrasonic sound is passed through the liquid, it is heated to a very high temperature. This fact is utilized in the preparation of homogeneous stable emulsion of immiscible liquid. Ultrasound treated honey does not crystallize. ठीक है ना, हनी क्रिस्टलाइज नहीं होगा, ये ट्रीट किया जाता, ये पता लगाया जाता बाय द हेल्प ऑफ दैट अल्ट्रासोनिक वेव। और लास्ट है दैट इज बैट फ्लाई इन द डार्कनेस ऑफ नाइट विदाउट कोलाइडिंग विथ अनदर ऑब्जेक्ट बाय द मेथड ऑफ इको लोकेशन। ठीक है, बैट इमिट हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक स्क्वेस व्हील फ्लाइंग एंड लिसन टू द इको प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ देयर स्क्वेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ। From the time taken by echo to be heard, the bat can judge the distance of object in the path and hence avoid changing the direction. Bat search their prey at night by method of echolocation. ठीक है, देखो होता क्या है, जो वहां पे अभी स्टेटमेंट पढ़ा उस स्टेटमेंट का ये मीनिंग है कि बैट की आंखें नहीं होती है। बैट कैसे फ्लाई करता है? वो अल्ट्रासोनिक वेव इमिट करता है और सामने जो ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद वो आता, उसे सुनाई देता। मतलब वो डिटेक्ट कर लिया कि सामने कोई है ऑब्स्टेकल, कितना टाइम लगा उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या करता है? अपनी पाथ को चेंज कर देता है और कोलिजन से बच जाता है। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन क्या है? एन इको इज रिटर्न इन 3 सेकेंड, मतलब टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम सोर्स? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये सोर्स बोल रहा है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। ठीक है, गिवन द स्पीड ऑफ साउंड इज, और स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 342 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करो इसे। क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बेसिस पे क्या होगा? ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो होगा क्या? साउंड वेव डी डिस्टेंस चला और टकरा के वापस डी डिस्टेंस आया। टोटल टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड। मतलब
वो डिस्टेंस 2d चला विथ वेलोसिटी v चला और टाइम कितना लगा 3 सेकेंड। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 2। तो वेलोसिटी कितना है, दैट इज 342। टाइम कितना लगाया 3 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 171। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 513 मीटर, ठीक है ना। 513 मीटर विल बी द आंसर, मतलब सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 513 मीटर होगा। नाउ नेक्स्ट देख लो, देखो क्वेश्चन क्या, अ सबमरीन ऑफ सोनार पल्स विच रिटर्न फ्रॉम द अंडर वाटर क्लिफ, मतलब ये सेंडर ने सेट किया और वापिस आया, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को डी ले रहा हूं। तो ये जो वापिस आया वो कितने टाइम में आया, टकरा करके 1.02 सेकेंड में। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन द सॉल्ट वाटर, और इसमें वाटर में जो स्पीड है वो दे रखा 531 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार अवे फ्रॉम द क्लिफ, मतलब ये जो अपना सबमरीन है कितने दूर में है, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू अभी मैंने लिखा था वेलोसिटी इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 2। तो सॉल्व करो इसे, कितना कितना आता है। बेसिकली ये बेड नहीं है, सबमरीन है इस तरीके का, ठीक है। सामने क्लिफ है कुछ इस तरीके का, ये डी डिस्टेंस को पूछ रहा, यहां से वेव प्रोड्यूस हुआ, टकरा के वापस फिर आया, ठीक है। वी चला और टकरा के डी चला, वापस टकरा के फिर डी आया। मेरे को बताओ कितना आएगा डी। सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करोगे तो 780.81 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। चलो देखो नेक्स्ट इज ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर आर द सेंस ऑर्गन विच हेल्प अस टू हियरिंग साउंड। ह्यूमन ईयर क्या है, एक सेंस ऑर्गन है जो कि क्या करता है, हमें किसी भी साउंड को सेंस करवाता है कि साउंड प्रोड्यूस हुआ, मतलब डिस्टरबेंस को सेंस करवाता है। तो देखो अब स्ट्रक्चर ऑफ साउंड की बात करूं, ईयर की बात करूं, तो इसमें बेसिकली आप देखोगे तो तीन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट इज आउटर, सेकेंड इज मिडिल एंड द थर्ड वन इज ईयर, इनर, ठीक है ना। इसको बेसिकली हमारा जो ह्यूमन ईयर है, ह्यूमन ईयर को 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया, आउटर कंपार्टमेंट, मिडिल कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। जो सबसे बाहर का जो पार्ट होता है, ये पार्ट जो कि हेड से बाहर निकला हुआ है, इसे बोला जाता है पीना, ये पीना होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे यहां से यहां तक 2 to 3 सेंटीमीटर एक कैनाल होता, ठीक है ना, एक कैनाल होता, जो कैनाल में 3 अलग अलग क्या होते हैं, वहां पे अंदर कैनाल में देखोगे बोन्स होते हैं, दैट बोन्स इज हैमर, एनविल एंड स्टीरअप, क्लियर है। और ये जा करके कहां पे मिलता है, दैट इज, देखो डिफरेंट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपार्टमेंट, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर, आपने देखा। देन द पार्ट ऑफ ईयर विच सी आउटसाइड हेड इज कॉल्ड आउटर ईयर एंड द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ broad part called pinna and 2 to 3 centimeter long passage called canal, ठीक है। At the end of the ear canal there is a thin elastic circular membrane called eardrum. कैनाल जो है passage, उसके एंड में जस्ट एक मेम्ब्रेन होता है, वो क्या होता है, ईयर ड्रम होता है, कान के पर्दे जिसे बोले जाते हैं। ईयर ड्रम ऑल्सो कॉल्ड द टाइम्पानम। द आउटर ईयर कंटेन एयर, मिडिल ईयर कंटेन 3 स्मॉल एंड डेलिकेट्स बोन कॉल्ड हैमर, एनविल एंड स्टीरअप। मैंने बोला था कि यहाँ एयर होगा और जो मिडिल पोर्शन उसमें 3 बोन्स होते हैं, उनके नाम हैमर है, एनविल है और स्टीरअप है। दिस ईयर बोन्स आर लिंक टू वन अनदर, एक दूसरे से लिंक होते हैं। वन एंड ऑफ द बोन्स आर कॉल्ड द हैमर
and touching the eardrum, and another end is connected to the second bone called anvil. The other end of the anvil is connected to the third bone called stirrup, and the stirrup is held against the membrane over the oval window in ear. The middle ear also contain air. The lower part of middle ear has the narrow tube called the Stygian tube going to the throat. ठीक है, Stygian tube connected to the middle ear to the throat and ensure that the air pressure inside the middle ear is same as that of outside. और ये इंश्योर करता है कि इनर प्रेशर और आउटर प्रेशर सेम है या नहीं. ठीक है. Next one is inner ear has the coil tube called the cochlea, and one side of cochlea is connected to the middle ear through the elastic membrane over the oval window. Cochlea is filled with the liquid, जो liquid क्या करता है, सेंस करता वाइब्रेशन को. ठीक है ना. And liquid present in cochlea contain nerve cell which are sensitive to the sound. और जो लिक्विड है, अभी मैंने बोला वाइब्रेशन को सेंस करता, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है. अदर साइड ऑफ कोकेला इज कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व विच गोज इनटू द ब्रेन. और कोकेला का जो दूसरा एंड होता है वो ब्रेन से होता है, और उससे पहले का जो होता है वो वाइब्रेशन मीन्स जहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रहा. वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर. द साउंड वेव कैसे काम करता है. द साउंड वेव आर कलेक्टेड बाय पीना, इससे कनेक्ट होता है, एंड दिस साउंड वेव पासिस थ्रू द कैनल जो 3 to 2-3 सेंटीमीटर होता है, उससे मल्टीपल रिफ्लेक्शन से पास होता है. Sound wave consists of compression and rarefaction. When the compression of sound wave strike to the eardrum, the presence of outer eardrum increases and pulse of eardrum inward. When the rarefaction of sound wave fall on the eardrum, the pressure of outside eardrum decreases and move outward. And thus when the sound wave fall on the eardrum start vibrating back and forth rapidly. देखो बोल क्या रहा कि जैसे ही कंप्रेशन आएगा तो ईयर ड्रम अंदर की तरफ प्रेस होगा, रेयर फ्रैक्शन होगा तो बाहर की तरफ, मतलब ईयर ड्रम का वाइब्रेशन होगा, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन. द वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम कॉजेस अ स्मॉल बोन हैमर टू वाइब्रेट. फ्रॉम द हैमर वाइब्रेशन आर पास फ्रॉम द सेकेंड बोन एनविल एंड फाइनली टू द थर्ड बोन स्टीरअप. द वाइब्रेटिंग स्टीरअप स्ट्राइक ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवल विंडो एंड पासेस टू द वाइब्रेशन ऑफ लिक्विड कोकिला. ड्यू टू दिस the liquid cochlea being to vibrate, the vibrating liquid cochlea set up the electrical impulse in the nerve cell and present this electrical impulse are carried auditory nerves to the brain. The brain interpret this signal pulse as a sound and get sensation of hearing. देखो होता क्या है, यहाँ से डिस्टर्बेंस आया, डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करके ईयर ड्रम के पास आया. ईयर ड्रम डिस्टर्बेंस को जो डिस्टर्ब होगा वो डिस्टर्ब किसको करेगा, हैमर को. हैमर किसे पास करेगा, एनविल को. एनविल किसे पास करेगा, स्टीरअप को. और ये स्टीरअप किसको पास करेगा, जो लिक्विड है कोकिला, उसे. वो सेंस करता है और हमारे ऑडिटरी नर्व को देता है, और ये ब्रेन हमें उसी सिग्नल को रीड करता है. क्लियर है. ये है ह्यूमन ईयर. नाउ नेक्स्ट एंड दैट वन इज ऑल अबाउट द चैप्टर साउंड. तो हमने साउंड में देख लिया कि साउंड क्या होता है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को देख लिया. ठीक है. उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया, उससे रिलेटेड हमने फॉर्मूलेज भी देख लिए. देखो फॉर्मूला कौन कौन था, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, और एक था दैट इज डेप्थ ऑफ द बेड या सामने ऑब्स्टेकल को फाइंड करने के लिए d इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2, दैट इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन. So this is all about the chapter sound. So thank you.